हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आपको लोगों के लिए सीए फाउंडेशन जनवरी 26 बैच के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसका जो माइक्रो पार्ट है उसका आरटीपी डिस्कशन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना, जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर दिया है वो गलत है, तो मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा तो क्या मिस्टेक है। तो उस इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही मेरे को यहाँ पर गलती दिख रही है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, देन रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म। अब यहां पर देखिए, आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने बिजनेस इकोनॉमिक्स, जबकि यहां पर डिसीजंस इंडिविजुअल यूनिट का इंडिविजुअल कंज्यूमर वाइज भी है, रिसोर्स ओनर वाइज है, बिजनेस फर्म है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ये ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो एज पर माय विजन द आंसर गिवन इन द स्टेट इज इनकरेक्ट एंड इट शुड बी द बी आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, which of the following refers to the study of total or aggregate level of output, income, employment, consumption, investment and price of the economy viewed as a whole। तो पूरी इकोनॉमिक जब हम एज अ होल व्यू देखते हैं तो नेचुरली उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जब हम इंडिविजुअल बेस पर बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम किसी एक बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को, अदर डिसिप्लिन को और बाकी चीज़ों को भी हम जब डिस्कशन करते हैं वो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ही नहीं आते, ऑपरेशनल रिसर्च भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, सभी चीज आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया मैं आपको समझाता हूं कैसे प्रॉब्लम है। इम्प्लिसिट कॉस्ट पूछ रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूरा एक सिस्टम बताता हूं। देखिए होता क्या है, जो भी हमारी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू मान लीजिए, उसमें अगर मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो आउटले कॉस्ट है वो माइनस करता हूं, तो मेरा यहां पर जो प्रॉफिट आता है बिजनेस प्रॉफिट आता है। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ 100 लिखता हूं और यहां पर मान लीजिए मैं 60 माइनस करता हूं, तो ये आ गया मेरा 40। और इसके बाद मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करता हूं, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करता हूं, तो मेरा आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। जैसे यहां पर मैं अगर 30 माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 10। सही है। अब यहां पर देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट इक्वल टू, तो यहां पर पहला लिखा है बिजनेस प्रॉफिट। अब यहां हमारे एग्जांपल में इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, देखिए हमारे एग्जांपल में इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये 30, और पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस प्रॉफिट कितना है यहां पर देखिए तो जरा, बिजनेस प्रॉफिट है 40 माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस कीजिए 10, तो कितना आ गया 30। मतलब पहला ऑप्शन सही है। और इंस्टीट्यूट ने इसमें आंसर जो दिया है थर्ड का जो आंसर दिया वो डी दिया है, उसको अपन वेरीफाई करेंगे डी क्या गड़बड़ है ना। बाकी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, डी में क्या लिखा है इन्होंने, इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो देखो जरा, इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है 10 10, और माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 60। वही इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब -50 आ रहा है, इट्स नॉट करेक्ट। तो इसको करेक्शन करना है, सेकंड जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसको करेक्ट कीजिए, गड़बड़ है आंसर। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो आप क्लियर कर लीजिए परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, ईपी इनफाइनाइट के केस में ऐसा बनता है। ठीक है, और एक ही फर्म है जिसमें डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन फर्म। क्यों बनता है दोस्तों, इसलिए बनता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं आपको, इसलिए बनता है क्योंकि ये एक ऐसी फर्म है जो एक गिवन प्राइस पर चाहे जितनी क्वांटिटी सेल कर सकती है, जबकि बाकी सब फर्म को ज्यादा सेल करने के लिए प्राइस गिरानी पड़ती है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। तो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, फर्म इन अ इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री की फर्म की बात चल रही है दैट प्रोड्यूस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट।
तो दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन फर्म तो सेम प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनाती है, मोनोपोली तो एक ही प्रोडक्ट बनाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। ओलिगोपोली अलग अलग भी बना सकती है और एक जैसे भी बना सकती है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए क्या आएगा इसका आंसर। आइदर मोनोपोलिस्ट, ये तो गलत हो गया। आइदर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव तो सही है, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव गलत लिखा है। आइदर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव और ओलिगोपोली, ये करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, the type of industry organization that is characterized by recognized interdependence and non price competition among firm। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसी फर्म जो कि जिनके डिसीजन एक दूसरे के डिसीजन पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। याद कीजिए इंटरडिसिम, जैसे एक फर्म ने कुछ अगर प्राइस बढ़ाई, जिसमें अपन एक किंग डिमांड करो पढ़ते हैं, एक फर्म ने प्राइस बढ़ाई या कम किया, कोई डिसीजन लिया, तो उसका प्रभाव दूसरे फर्म पे भी पड़ता है और प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं। तो ऐसा ओलिगोपॉली मार्केट में होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व डिक्लाइन कंटिन्यूसली। शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व, अब आपको मैं ये पूरे कर्व अगर बना के दिखाऊं तो यहां पर देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसके मिनिमम से जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व यही एक अकेला है जो कि लगातार केवल एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता है। क्यों गिरता है इसकी बात करूं, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा हर क्वांटिटी पे सेम रहती है, उसमें क्वांटिटी डिवाइड करते हैं। तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे उस फिगर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए आंसर सही है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी इसी तरीके से बनता है। तो बाकी सब कर्व को देखेंगे तो सब यू शेप में, मतलब पहले गिरते हैं फिर बढ़ते हैं, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो केवल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हैज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कम्स क्लोजेस्ट टू। अगेन दोस्तों यहां पर इंस्टीट्यूट ने मेरे हिसाब से गलत आंसर दिया है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर दिया है वो बी आंसर है, ओलिगोपॉली। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ओलिगोपॉली फर्म वो होती है जो पूरे मार्केट में बहुत कम होती है। 2 to 10 लिखा है हमारे बुक में। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट केवल 2 4 5 10 नहीं है, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। तो ये जो अच्छा एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिंगल नहीं है, मतलब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो 3 गलत क्वेश्चन है, बाकी सब सही है लेकिन 3 है, आप इसको एनालाइज कीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फेज ऑफ मेजरिंग रियल जीडीपी। तो हमको समझ में आया कि बिजनेस साइकिल में हमने एक जीडीपी रियल जीडीपी के बेस पर निकाला था। इस तरीके से आपका एक बिजनेस साइकिल होता है और इसके बीच में जो होता है एक ट्रेंड होता है, ध्यान होगा आपको। तो ये पूरा का पूरा जो बिजनेस साइकिल कहलाता है, तो ये बिजनेस साइकिल अपने आप में पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक इंडिकेटर ही है। ये आंसर करेक्ट है। हालांकि कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है कि सर हम उसमें तो लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर भी पढ़े थे, एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर पढ़े थे या कॉन्करेंट इंडिकेटर पढ़े थे। तो बिजनेस साइकिल के अंदर के टाइप्स हैं। ये इस यू टर्न के पहले जो आता है उसको हम लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं, बाद में जो आता है उसको लैगिंग बोलते हैं, बीच में जो साथ साथ चलता है उसको कॉन्सिडेंट इंडिकेटर बोलते हैं। तो ओवरऑल हम बिजनेस साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों को हम टिक तो कर नहीं सकते यहाँ पर। तो ये इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 से लेकर 22 तक आपका मैक्रो पार्ट है, मतलब चैप्टर 6 से पार्ट है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 9 से लेकर 22, इसके बाद जो माइक्रो पार्ट है चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। 22 तक, ये देखिए 23 अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हम कोई प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती जाती है, गिरते जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है भाई, वो क्या इंप्लाई कर रहा है? इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ओवर टाइम डिमिनिश नहीं होती,
ओवर कंजम्पशन होती है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी गिरेगी, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। टोटल यूटिलिटी निगेटिव, ये तो कभी नहीं होती। लास्ट यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम विल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। भैया आप समझिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार जो है कम होते जाती, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हो। तो लास्ट यूनिट कहाँ हम कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जहां पर इक्वल होती है। तो क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है? नहीं, यहाँ पर आपको कंजम्पशन रोक देना चाहिए। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ये प्राइस लाइन है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये आपका टोटल यूटिलिटी है। समझ रहे हैं? तो मोस्ट ये ज़्यादा नहीं देती। डी ऑप्शन लिखा है फर्स्ट यूनिट ऑफ कंज्यूमर विल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा रहता है, बात सही है, ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट में सबसे ऊपर है इसका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सरप्लस बोल लीजिए, दोनों के बीच का गैप है, कंज्यूमर सरप्लस है। तो हियर द डी आंसर इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए इकोनॉमी स्केल लॉन्ग रन विजन पे आता है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में। तो एक इंटरनल इकोनॉमीज होता है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज होता है। इंटरनल मतलब जो कंपनी के कारण हो रहा है, और एक्सटर्नल मतलब जो इंडस्ट्री में बदलाव हो रहा है उसके कारण कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में नॉट एन इंटरनल। अब आप देखिए टेक्निकल इकोनॉमी, जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो टेक्नोलॉजी आप हाई ग्रेड ले पाते हो, तो कंपनी का मैटर है, तो इंटरनल है ये। फाइनेंशियल इकोनॉमी, जब आप लार्ज स्केल पे जाते हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जल्दी मिलता है बैंकों का, आप शेयर इशू कर सकते हैं, तो ये भी इंटरनल है। एंड इकोनॉमी इकोनॉमी ड्यू टू हाँ इकोनॉमी रही है ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एक कंपनी का मैटर नहीं, कई सारी कंपनी अपना स्केल बढ़ाकर एक जगह आती है, तो वो बेनिफिट एक्सटर्नल है, इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है तो कंपनी को भी मिलेगा। तो ये ऑप्शन इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल इकोनॉमी से। तो सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट इन दिस केस। एंड मार्केटिंग इकोनॉमीज बोलेंगे तो मार्केटिंग भी आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, आपकी एक की जगह 10 ब्रांच रहेगी, तो एक ही पेपर एड में आपको सबका मार्केटिंग हो जाएगी, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। इफ फर्म, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मेक गुड। मेक गुड का मतलब उतना वो कवर नहीं कर पा रही, मेक गुड इवन द डैश, इट इज बेटर टू शट डाउन। आप याद कीजिए चैप्टर 4 यूनिट 1 में हमने प्रिंसिपल 1 पढ़ा था, जिसमें साफ लिखा है कि अगर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो भैया प्रोडक्शन बंद कर देना ज्यादा बेटर। तो इन दैट केस इज बेटर टू फर्म टू शट डाउन। तो क्या चीज किसे कवर नहीं कर पा रही टोटल रेवेन्यू? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हालांकि इसको एवरेज से पूछता तो ऐसा भी लिख सकते थे, एवरेज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी एक ही बात है, प्रिंसिपल 1 है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये सब चैप्टर 1 से 5 तक माइक्रो वाला जो पार्ट है उसको देखा, और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी डिस्कशन अपन वीडियो लेके आएंगे। आप बताइएगा डिस्कशन कैसा रहा, और 3 क्वेश्चन पे मैंने आपको यहाँ मिस्टेक बताई तो उसको भी आप चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका कोई और विजन उन 3 क्वेश्चन पे स्पेशली, तो आप कमेंट पे बताइएगा, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों। तो आपका फाउंडेशन का जो पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली उसका पहला पार्ट संजय सर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो माइक्रो पार्ट है उसका एमसीक्यूज आरटीपी में। वैसे ही अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स में ईएफएफ, दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं। तो चलिए आइए उस एमसीक्यूज को पढ़ के देख के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली जितना भी पार्ट रेलिवेंट है फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हम उतने एरिया पे आ रहे हैं। तो बाकी सब तो आपके ऑलरेडी एमसीक्यूज में आ चुके होंगे दोस्तों। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 9 से। करेक्ट, कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो नेशनल इनकम, मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया? ये आपका चैप्टर हो गया नेशनल इनकम वाला। करेक्ट, तो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है जिसके अंदर 2 यूनिट आप देखते हैं, ये उससे रिलेटेड सवाल हो गया। सवाल क्या है चलिए देखते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय। नेशनल इनकम में मल्टीपल काउंटिंग कैसे अवॉइड करेंगे? काउंटिंग बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, क्या वो दोनों को गिन के आप मल्टीपल काउंटिंग अवॉइड करते हैं? ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स, ओनली काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स,
या इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स इन देयर कैलकुलेशन। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो यानी नेशनल इनकम में मकसद क्या होता था कि डबल काउंटिंग डुप्लीकेशंस को अवॉइड करना है। तो डुप्लीकेशंस को अवॉइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है डुप्लीकेशंस कैसे अवॉइड होगा। डुप्लीकेशन अवॉइड करने का लॉजिक यही होता है कि आप फिनिश गुड्स को लें, आप इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल को इग्नोर करें। तो इसलिए यहाँ पे बोलो जवाब क्या बनता है, ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स। तो ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स जो है यही हमारा इस पार्ट का जवाब बनता है। ठीक। अगला, What does Article 246 of the Indian Constitution deal with? अब मजेदार सवाल। आर्टिकल 246, जैसे आप थोड़े आगे लेवल पे जाते हैं तो इंटर में तो आप ये चीज़ अच्छे से सीखते ही हैं, लेकिन फाउंडेशन में अगर पूछ लिया आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सवाल किससे आ गया, ये तो पब्लिक फाइनेंस टॉपिक से आ गया। तो पब्लिक फाइनेंस से जब ये सवाल आया तो आर्टिकल 246 याद करो। आर्टिकल 246 ही वो था जहाँ पे 3 लिस्ट थी शेड्यूल 7 के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या बोलता है वो, उसी में क्या बताया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होगा, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेंटर का क्या पावर है, स्टेट का क्या पावर है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक लॉज, तो क्या पावर है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो याद करो आर्टिकल 246, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब वो 3 लिस्ट की अपन बात करते थे दोस्तों, तो 3 लिस्ट में क्या होता था, 3 लिस्ट में ही बताया गया था कि जो बात यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है वहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो बातें स्टेट में लिखी गई है वहाँ पे पावर स्टेट के पास है, जो बातें कॉन्करेंट में लिखी गई है वहाँ पे पावर जॉइंट है। तो यहाँ पे मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो वो कहाँ से आता है, वो आता है थ्रू पॉइंट नंबर बी, तो डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये इस सवाल का जवाब बनता है। अगला, एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड, एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में लीड टू। अब एक्सेसिव और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर से क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, फिस्कल क्राइसिस होगा और डेट बर्डन होगा, रिडक्शन इन मनी सप्लाई होगा, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, अगर आपने एक्सेसिव और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर किया, मतलब बिना सोचे समझे आप खर्चा कर रहे हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा, तो इससे अक्सर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो है फिस्कल क्राइसिस। तो फिस्कल क्राइसिस होंगे और कंट्री जो है वो डेट बर्डन पे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आप खर्चा किए जा रहे हो बिना किसी प्लानिंग के, तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, मतलब आपको फिर कहीं ना कहीं उधारी लेनी पड़ेगी, तो डेट बर्डन होगा और एक तरीके का कंट्री में फिस्कल क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगेन आपका फिस्कल पॉलिसी और उससे रिलेटेड टॉपिक हो गया। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू हो गया। आगे बढ़े तो उसमें अगला सवाल, अब अगला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स मार्केट फेलियर ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता था, याद करो, वेयर वन पार्टी नोज मोर देन द अदर, यानी आइदर सेलर नोज मोर देन बायर और बायर नोज मोर देन सेलर, तो उसको बोलते थे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। तो कौन सा रीजन है यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटिंग मार्केट पावर्स बाय रिड्यूसिंग सप्लाई, consumers buying substandard products because they lack information about quality, government providing public goods like street lighting, ये तो public goods हो गया, natural monopoly where economies of scale drive market concentrations। करेक्ट। तो यहाँ पे asymmetric information पूछ रहा है, asymmetric information किस लॉजिक से जाता है, तो asymmetric information where seller knows more than buyer या one party knows more than the other। तो ऑब्वियस बात है इसका भी आंसर क्या बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, तो ये टॉपिक भी आप जानते हैं, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू आपके लिए आ गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, इनमें से क्या मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता। तो याद करो, मनी सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद पब्लिक होता है। तो जो पैसा अगर गवर्नमेंट के पास है, दो लोगों को मनी सप्लाई में नहीं लाते, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, या जो पैसा बैंकों के पास पड़ा हुआ है चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, उसको काउंट नहीं करते। तो करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास पैसा, यस यही आ गया, इसको तो काउंट नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, ये तो आता है, सेविंग डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, ये भी आता है, टाइम डिपॉजिट्स ये भी आता है, तो ये सब तो मनी सप्लाई है। तो करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक ये नहीं आता। तो ये टॉपिक आपने मतलब मनी मार्केट के अंदर देखा था, टॉपिक क्या था, मनी सप्लाई। तो जो यूनिट 2 के अंदर मनी सप्लाई टॉपिक आता था वहां पे आप इस सवाल को देखते थे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टूल, टूल मतलब एक तरीके का हथियार, ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब कौन सा हथियार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। नंबर 1 ओएमओ,
ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है, ये तो मतलब ये तो होता ही है। अगला, चेंजिंग इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये तो सेंट्रल बैंक करती है। रिजर्व रिक्वायरमेंट बदलेगी, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, ये सब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, सीआरआर एसएलआर, उसको बदलेगी। यस। एडजस्टिंग द टैक्स रेट्स इन द इकोनॉमी, क्या ये सेंट्रल बैंक करती है? कंट्री के टैक्स रेट बदलना। चेंजिंग द डिस्काउंट रेट्स, हाँ ये कर सकती है। तो टैक्सेशन ये फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है, इज अ फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, तो ये फिस्कल टूल है, तो इसलिए ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अगला, अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ऑल इन ट्रेड थ्योरम, सर किधर तो सुने वाला लग रहा है। हेक्सर ऑल इन ट्रेड थ्योरम ये आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक था तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप पहला यूनिट जब पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं वेरियस थ्योरम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें जो चौथा थ्योरम आता है उसी को आप बोलते थे हेक्सर ऑल इन ट्रेड थ्योरम। कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंट्री को कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए ऐसा गुड्स जो रिक्वायर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इफ द कंट्री हैज सरप्लस ऑफ कैपिटल, मतलब कंट्री के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्ट बनाने चाहिए। मतलब मैं एरोप्लेन अच्छा बना सकता हूं तो मुझे कपड़े अच्छे बनाने चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई, जो मेरे पास अबंडेंट क्वांटिटी में मैं उसी का तो इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, यही तो हेक्सर ऑल इन ट्रेड थ्योरम था। लेबर इंटेंसिव, अगर मेरे यहाँ लेबर ज्यादा है तो मैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कैपिटल ज्यादा है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ बना के एक्सपोर्ट करने का। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट, अगर दूसरा कोई सही होगा तो पता नहीं, पर ये तो सही है। रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इन विच कंट्री इज टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, तो जिसमें आप टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर हो उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी लो, ऐसा थोड़ी होता है। करेक्ट। और लास्ट, रिक्वायर्ड हाई लेबर कॉस्ट इन अ कंट्री विथ लो वेजेस, जहाँ का लेबर मतलब वेजेस कम है वहां पे हाई लेबर कॉस्ट इनकर कर दो, तो ये सब नहीं, तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अगला 60, इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, ये भी आप जानते हैं, मतलब अगेन इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक से सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व इन मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स, तो जो कंट्री आपस में बात करती है उनमें कॉमन टॉक्स क्या होती है? टू इंक्रीज टैरिफ एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हर कंट्री बात करती है टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जाओ, अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बचाते जाओ, ये उनका कॉमन टॉक्स होता है ना। टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, हर बार यही तो हम बात करते हैं, कैसे मुश्किलों को कम करे, ट्रेड बैरियर्स रुकावटों को रोके और बिजनेस को बढ़ाए, तो ये तो होना ही है। टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन कंपटीशन थ्रू कोटा, ये तो हथियार का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करने की बात कर रहे हो। टू एनहेंस डोमेस्टिक सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर्स ना, ये तो डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ट्रेड में हम फॉरेन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो बोले ये वाला बात भी क्लियर हो गया। यस। अगला 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान, तो ये आपका आखिरी इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सवाल आ गया। तो अब क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का? अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉरेन ट्रेड ना जी, टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन, या हर सेक्टर हर रीजन बैलेंस तरीके से ग्रो करना चाहिए, वो होता है। डिस्करेज प्राइवेट सेक्टर इन फेवर ऑफ पब्लिक, प्राइवेट को डिस्करेज करो पब्लिक को प्रमोट करो, ऐसा तो नहीं होता। टू एंश्योर फॉरेन एड एंड कैपिटल इनफ्लो, बाहर के ही लोग आते रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो 5 ईयर प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव बैलेंस्ड ग्रोथ की ओर ज्यादा रहता है। करेक्ट हो गई बात। यस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो अगेन ये आपका इंडिया फॉरेक्स अर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ जो है सोर्स है, अगेन ये इंडियन इकोनॉमी से ही आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मेन सोर्स ऑफ फॉरेक्स इनकम कहाँ से आती है? इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट से, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन वर्किंग अब्रॉड से, टूरिज्म से, या सर्विसेज के एक्सपोर्ट से, स्पेशली आईटी एंड सॉफ्टवेयर। तो आज आप जानते हैं इंडिया जो है वो क्या है? आईटी हब है, तो आईटी एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो यहीं से आता है। करेक्ट। अगला, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं ऑफ इंडिया, फोकस इज प्राइमरली ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब वापस से आ गया आपका इंडियन इकोनॉमी। तो आज ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पे फोकस करता है? ऑयल सीड्स पे, फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट राइस, फ्रूट वेजिटेबल्स, या कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन शुगर केन। तो हम किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं? फूड ग्रेन्स के, यही ग्रीन रिवॉल्यूशन है। करेक्ट, मतलब उपजाऊ जमीन, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे तो फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस जितने ज़्यादा होंगे कंट्री की ज़रूरत है उतनी आसानी से पूरी होंगी। करेक्ट। अगला, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम थ्योरी, मतलब ये कहाँ आ गया? ये आ गया मनी की डिमांड पे, डिमांड ऑफ मनी। सो अकॉर्डिंग टू क्यूटीएम थ्योरी, अगर मनी सप्लाई इंक्रीजेस while velocity of money and output remains constant,
प्राइस लेवल क्या होगा, याद करो क्वांटिटी थ्योरी का इक्वेशन क्या था, एम वी इज इक्वल टू पी टी, या मॉडिफाइड इक्वेशन में एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी। उसमें बोलता है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा वाइल वेलोसिटी ऑफ मनी एंड आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और आउटपुट कांस्टेंट है तो बोलो प्राइस लेवल पे क्या असर होगा अगर एम इंक्रीज होगा। तो अगर एम इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं प्राइस भी इंक्रीज होगा, और कैसा इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनेटली, तो प्राइस हैज टू इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो ये मनी डिमांड से रिलेटेड अपन ने टॉपिक देख लिया। यस, अगला, which of the following would be example of counter cyclical fiscal policy during period of recession। अगर कंट्री में रिसेशन है तो आप कौन से तरीके को इस्तेमाल करेंगे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। करेक्ट, पहला, टैक्स बढ़ा दोगे एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब और टैक्स बढ़ा दोगे, लोगों के पास पहले ही पैसों की कमी है, आप और टैक्स बढ़ा के उनसे और बचा कुचा पैसा भी ले लोगे, ये काम करोगे रिसेशन में। रिसेशन मतलब लोगों के पास पैसों की कमी है, आउटपुट कम है, इनकम कम है, तो टैक्स और बढ़ेगा क्या, नहीं होगा, ये तो लग नहीं रहा। कटिंग टैक्सेस, हाँ थोड़ा बहुत टैक्स कम करने के बारे में सोच सकते हो, सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, हाँ जी, टैक्स कम करो और खर्चे बढ़ाओ, तो ये हो सकता है। रिड्यूसिंग पब्लिक डेट्स बाय इंक्रीजिंग सेविंग, डेट्स को कम करो, सेविंग्स को बढ़ाओ, ये रिसेशन में कैसे कर सकते हो, सेविंग्स। अवॉइडिंग चेंजेस इन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज ही मत करो, कुछ जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो रिसेशन दूर कैसे होगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम का आंसर है, सॉल्यूशन है पॉइंट नंबर बी, टैक्स को कम करो, खर्चों को बढ़ाओ। तो बोलो ये किससे आ गया, ये अगेन आपके फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड सवाल जो है वो आ गया। अगला देखें, तो इफ कंट्रीज करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, अगर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, अगर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है उसका क्या मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी, हमारी करेंसी मतलब स्ट्रॉन्गर हो रही है, डेप्रिशिएट होने का मतलब ये तो नहीं होता। कंट्रीज एक्सपोर्ट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव टू फॉरेन बायर्स, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा महंगा हो जाएगा। कंट्रीज एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर फॉर फॉरेन बायर्स पोटेंशियली बूस्टिंग ट्रेड एंड सेंट्रल बैंक इज एक्टिवली इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। ए और डी तो नहीं हो सकता, अब बचा ऑप्शन बी और सी कि एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होती है। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होगा, कंट्री का एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव कब होता है, जब और महंगा, मतलब अब लोग खरीदना बंद कर देंगे, वो तो तब होगा ना जब करेंसी एप्रिशिएट हो। यहाँ तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा मेरा, तो करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब एक्सपोर्ट बढ़ना। $1 कल तक 80 रुपए का था, अब 90 रुपए का हो जाएगा, तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ने से मुझे फायदा होगा, तो मुझे एज सच पोटेंशियली ये मेरे ट्रेड को बूस्ट करेगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री को फायदा होगा इससे। करेक्ट, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या है, ये पूरा अपना EFF से रिलेटेड पूरा डिस्कशन। थैंक यू।